जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्या एज है, वो एस्पिरेंट जो रोज 8 घंटे सिर्फ तैयारी करता है और आप तो रोज 2 घंटे पढ़ते हो, उसका एग्जाम निकलेगा या आपका निकलेगा? मुझे लगता है आपका निकलेगा। बहुत सारे फुल टाइम एस्पिरेंट्स इसी चीज में स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो एक रूटीन ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो एक ही काम को रोज बार बार नहीं कर सकते। जो करने की एंड्योरेंस आपने डेवलप कर ली, तो ये तो आपकी जॉब की अच्छी बात है। भले ही बॉस कितना भी खराब हो, भले ही सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी जॉब ने आपको एक ऐसा स्किल दिया है जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको एज दे सकता है। सपना तो सब दिखते हैं, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का, लेकिन कर सिर्फ वही पाते हैं जो ये डिप्लीटेड एनर्जी के बाद भी फायर रखते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने देखा है अक्सर वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच में ये स्ट्रगल रहता है। रोज आकर सोचते हैं आज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मन नहीं कर रहा, आज ज़्यादा थक गया, आज ओवर टाइम कर लिया, आज दिन अच्छा नहीं था ऑफिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, वो भी एक वीकडे पर, वो भी 6 बजे से पहले। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितने सिंसियर हैं या कितना इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी की तैयारी परस्यू करने में। आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम सलोनी खन्ना है। आपने मुझे अक्सर टॉपर्स के इंटरव्यूज लेते हुए देखा है और आज मैं सारथी आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ी हूँ, ये बताने के लिए आपको कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ। आज के वेबिनार की स्टार्टिंग मैं एक स्टोरी से करना चाहती हूँ। स्टोरी बहुत कॉमन है, आपने हर जगह देखी होगी। देयर वाज अ कपल, दे वर इन लव, और लड़की अक्सर कंप्लेन करती थी कि तुम मुझे अब टाइम ही नहीं देते, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तो लड़का बोलता था हाँ बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। लड़का सुबह उठ के जिम भी जाता था, लड़का अपने फ्रेंड से भी मिलता था, जॉब भी करता था, बाकी सारी चीज़ें, ट्रैवल करना, सब कुछ करता था। लेकिन जब भी उसकी पार्टनर ये कंप्लेन करती थी तो वो बोलता था टाइम ही नहीं है। ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है। वो लड़का एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक वर्किंग प्रोफेशनल जैसा ही है। आई नो यू माइट थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू स्टीरियोटाइप एनी जेंडर, आई एम नॉट, इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को अक्सर ऐसा लगता है कि आईएएस बनना तो था, सपना तो देखा था, तैयारी तो करनी है, लेकिन टाइम नहीं है, क्या करें? टाइम इज नेवर अ कंस्ट्रेंट, इट्स ओनली अबाउट प्रायोरिटी। आई नो बहुत सारे लोगों ने, जब हमने इस वेबिनार को फ्लोट किया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 2-3 घंटे की पढ़ाई से थोड़ी एग्जाम निकलता है। हाँ सही कह रहे हैं। मैं अभी भी हाल ही में यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिलती हूँ जो इंटरव्यूज देने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 2-3 घंटे की पढ़ाई में एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लो और सही डायरेक्शन में मूव करो, तो ये 2-3 घंटे भी 200, 300, 500 घंटे बन जाते हैं जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो। आज मैं आपको बताती हूँ हम ये कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप हवा में सोचोगे कि मैं बस तैयारी कर लूँ, कुछ वीडियोस देख लूँ, या आप रोज ऑफिस से घर आते हैं और वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन मैं भी एग्जीक्यूट कर लूँगा, तो ये वेबिनार भी आपके लिए नहीं है। अगर आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज ही बॉस ने बहुत सारा काम दिया, अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ सुना दिया, और उस फ्रस्ट्रेशन में अगर ये वेबिनार देख रहे हो, तो हैव अ गुड वॉच, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन अगर आप थोड़े भी सीरियस हो कि मुझे 2027 में, 2028 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट देना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। वो एक मैजिक पिल है जो मेरे पास है, मैं किसी को नहीं देती, हम बहुत कम कैंडिडेट्स को देते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी को लेकर मुझे पता है मार्केट में इतनी चीज़ें फ्लोट होती हैं, हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी दे रहा है। किसकी स्ट्रैटेजी माने? आप लोग तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली जनरेशन है ना, आपके पास तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप वर्किंग वैसे ही हैं तो आपके पास दुनिया का एक्सपोजर भी है। देखो, स्ट्रैटेजी किसी की भी मत मानना, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाना। और मेरे जैसे लोग जो आपको लगता है, जिनको आप, यू ट्रस्टिंग मी, इफ यू वॉचिंग मी दैट मीन्स यू ट्रस्टिंग मी, that means you believe in me. So it's my responsibility to not just hand over a strategy to you. It's my responsibility to teach you, to guide you as to how you can build a strategy of your own. तो ये स्ट्रैटेजी आप कैसे बना सकते हो, आज के वेबिनार में हम ये डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है और इस स्ट्रैटेजी के बिना क्यों एग्जाम निकाल पाना इम्पॉसिबल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके ऊपर एक रूल अप्लाई नहीं होता। आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता कि आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं हो। जितनी भी स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ,
जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं, वो फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए होती हैं। आप क्या हो? आप तो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो आपको तो आइडेंटिटी भी शिफ्ट करनी है। आपको फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल तो रहना ही है, साथ में एस्पिरेंट भी बनना है। लेकिन फुल टाइम एस्पिरेंट के पास ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है। अब ये शिफ्ट जो है, ये आपके लिए बहुत यूनिक है, और इसीलिए जो जनरल स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके केस में अप्लाई नहीं होती। चलो समझते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। लेट्स बिगिन। तो हम जिस रोड मैप की बात कर रहे हैं, उस रोड मैप में जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट होगी। देखो, कंसिस्टेंसी की मुझे इसलिए आप लोगों के केस में कंसर्न नहीं है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन इंडिविजुअल हो। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्या एज है, वो एस्पिरेंट जो रोज 8 घंटे सिर्फ तैयारी करता है और आप तो रोज 2 घंटे पढ़ते हो, उसका एग्जाम निकलेगा या आपका निकलेगा? मुझे लगता है आपका निकलेगा। मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से क्यों। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी जिंदगी में एक चीज होती है जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स की लाइफ में शायद मिसिंग होती है, जो है डिसिप्लिन। आपको पता है कम वॉट में रोज सुबह उठना है, आपको पता है आपको पूरे दिन ऑफिस में काम करना है, शाम को वापस आना है, आपका एक रूटीन है, आपका एक स्केड्यूल है। दैट इज हाफ द बैटल वन। बहुत सारे फुल टाइम एस्पिरेंट्स इसी चीज में स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो एक रूटीन ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो एक ही काम को रोज बार बार नहीं कर सकते। जो करने की एंड्योरेंस आपने डेवलप कर ली, तो ये तो आपकी जॉब की अच्छी बात है। भले ही बॉस कितना भी खराब हो, भले ही सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी जॉब ने आपको एक ऐसा स्किल दिया है जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको एज दे सकता है। तो कंसिस्टेंसी और स्मार्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब ये स्मार्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। See, I personally believe that in life there is no substitute for hard work. मुझे भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप लोग को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ उनको भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमारे पेरेंट्स को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी भी स्टेज पर पहुंच जाओ, आप आईएएस बन जाओगे तो भी हार्ड वर्क करोगे, आप आईएएस नहीं बनोगे तो भी हार्ड वर्क करोगे। ये जो स्मार्ट है, ये डिटरमाइन करता है कि आपका हार्ड वर्क क्या रिटर्न देगा आपको। हार्डवर्क सब कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न उससे क्या आता है, वो ये स्मार्टनेस डिटरमाइन करती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वेबिनार के बाद अगर आप टैड बिट स्मार्ट हो जाओ अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर और आपके हार्डवर्क का आरओआई बढ़ जाए, तो मेरा ये वेबिनार लेना सक्सेसफुल हो जाएगा। कितने लोग दिल्ली से हैं? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, आप में से कितने लोग दिल्ली से हैं? गर्मी हो गई है आजकल दिल्ली में। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली? केशव इज फ्रॉम दिल्ली। हैदराबाद से भी हैं लोग, ओके। महाराष्ट्र से कोई है हमारे साथ? अरे वाह, बुल्दाना महाराष्ट्र से हैं। और गुजरात से कोई है? पंजाब, मणिपुर, क्या बात है। यही ब्यूटी है ऑल इंडिया सर्विस की। आप कहीं से भी हैं, आप कोई भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपका फेयर चांस जरूर मिलेगा। चलो बात करते हैं कैसे फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अपने चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब जॉब कर रहे हो, आपको पता होगा अपने वर्क प्लेस पे हर बिजनेस के, हर इंडस्ट्री के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन का एक चैलेंज है, वो चैलेंज है कि लिमिटेड टाइम में, भले वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनके बीच का टाइम हो या अपनी तैयारी को शुरू करने का टाइम हो। अक्सर जब मैं कैंडिडेट से मिलती हूँ ना, और स्पेशली बच्चे जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर वाले, वो पूछते हैं मैम अभी से तैयारी शुरू कर दे, बहुत जल्दी नहीं है? कभी 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे पूछ लेते हैं। फिर कभी कोई मिलता है जो 28 साल का होता है, 29 साल का होता है, 30 ईयर्स का होता है, मैम इज इट टू लेट? ट्रस्ट मी, इट्स नेवर टू अर्ली एंड इट्स नेवर टू लेट फॉर बिगिनिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब आप 32 क्रॉस कर चुके हैं, फिर तो इट डेफिनेटली इज लेट। लेकिन अगर आप एज की एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो इट इज नेवर टू अर्ली एंड इट इज नेवर टू लेट। बट टाइम, ये जो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है, ये इसलिए कंस्ट्रेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस बहुत डायनेमिक है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने आज जो पढ़ा वो 2 साल बाद तक भी मेरे लिए वैलिड रहेगा, वैलिड तो रहेगा क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज बेस आपका एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन एग्जाम इतना डायनेमिक है कि आपको अडेप्ट करते रहना पड़ेगा। ये जो टाइम का कंस्ट्रेंट है, ये सब एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी सब एस्पिरेंट्स क्या है, फुल टाइम एस्पिरेंट्स, और आप फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल। तो आपके केस में जो बिगेस्ट चैलेंज हमको बीट करना है वो ये कि हम लिमिटेड टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट है एनर्जी।
आप अपनी एनर्जी जॉब पर खर्च करके आ चुके होते हैं। जब आप घर आते हैं, यू आर डिप्लीटेड। आपके पास एनर्जी नहीं होती कि आप तैयारी कर सकें, आप पढ़ाई कर सकें, लक्ष्मीकांत पढ़ें, सोचें क्या करना है, टेस्ट पेपर लिख पाएं। पर पता है क्या, सपना तो सब देखते हैं, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का, लेकिन कर सिर्फ वही पाते हैं जो ये डिप्लीटेड एनर्जी के बाद भी फायर रखते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ना है। अब सैलरी तो आपको ही मिल रही है, जॉब आप कर रहे हैं, तो आपका वर्क एक्स बढ़ रहा है। आप भी चाहते तो इसको फोरगो कर सकते थे। एक फुल टाइम एस्पिरेंट ने इसको फोरगो किया है। नाउ इफ यू वांट टू हैव इट ऑल इन दी वर्ल्ड, यू बेटर पुट मोर देन अदर्स आर पुटिंग। जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ मैं तो रोज थक कर आता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे इस नौकरी में रुक नहीं जाना, मुझे बनना है डीएम, मुझे बनना है कलेक्टर। अगर आपको ये पता है तो आप डिप्लीटेड एनर्जी के साथ भी, क्योंकि आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस होगी, आप रोज उस चीज को फाइट नहीं करेंगे। मैंने देखा है अक्सर वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच में ये स्ट्रगल रहता है। रोज आकर सोचते हैं आज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मन नहीं कर रहा, आज ज्यादा थक गया, आज ओवर टाइम कर लिया, आज दिन अच्छा नहीं था ऑफिस में। और मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा है, मन हो या नहीं हो, काम करना है तो करना है। उससे पता है क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई ज्ञान है या किसी फिलोसोफर ने ज्ञान दिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस है। उससे होता ये है कि जो फ्रिक्शन होती है ना डिसीजन मेकिंग की, कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या जो टाइम वेस्ट होता है वो डिसाइड करने में, वो सेव हो जाता है। क्योंकि ये तो इस्टेब्लिश्ड है कि पढ़ना तो है ही। अब बताओ कैसे पढ़ना है, मेंटल प्रिपेयर्डनेस लाओ, जूस पीकर पढ़ोगे, फ्रूट खाकर पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स ये वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चीज को लेकर क्लैरिटी लाएं कि एनर्जी नहीं होगी, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, बट तब भी हमको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको आईएएस बनना है। रैंडम प्रिपरेशन लीड्स टू बर्नआउट। मैंने ना कल 2 घंटे की एक वीडियो देख ली पॉलिटी की। अब मुझे लगता है मेरा पॉलिटी तैयार है। पॉलिटी ऐसे तैयार नहीं होती। मैं ना सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का कुछ टेलीग्राम पे नोट्स आए थे, वो पढ़ लूंगा, उससे मेरी इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। इकोनॉमी ऐसे तैयार नहीं होती। अगर प्रिपरेशन को रैंडम रखोगे तो रिजल्ट भी रैंडम आएगा। मतलब आप लॉटरी खेल रहे हो, तुक्का लगा के देखते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नौकरी तो कर ही रहे हैं। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ इस एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। यू बेटर एंजॉय योर लाइफ। आप नौकरी के बाद जिम जाइए, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो आप टाइम दे रहे हैं उससे आपको आरओआई तो नहीं मिलने वाला है, तो क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स अलाइंड तरीके से मिलें, आपके एफर्ट से अलाइंड मिलें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रैंडम प्रिपरेशन को आप अवॉइड करें। अब राइट स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबके लिए जरूरी होती है। मेरे लिए भी जरूरी है, एक फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए भी जरूरी है, एक स्कूल स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, आपके पास एनर्जी भी कम है, और आपके पास बैंडविड्थ भी कम है। सबसे बड़ी बात, आप जहां भी हैं, इंडिया के जिस भी कोने में हैं, तो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जॉब जाते हैं, घर से दूर हैं, आपको और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होंगी, आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं है। पता है क्या होता है, फुल टाइम एस्पिरेंट के पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपने हिस्से की गलतियां कर सकते हैं जितनी भी बार चाहें, क्योंकि वो घर से 2-3 साल का टाइम लेकर आए होते हैं। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने अगर इस साल अपने हिस्से की गलतियां की, तो अगले साल फिर से आप बहुत सारी मेहनत कर रहे होगे वही डिप्लीटेड एनर्जी के साथ। बॉस की गालियां भी खा रहे होगे, सुबह ऑफिस उठकर जाओगे, ओवरवेट भी हो जाओगे, फ्रेंड की शादी भी मिस करोगे, लीडिंग टू नोवेयर। सो राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, ये तो हमको पता ही है कि वेबिनार किसको अटेंड करना है, अब तो आप सब अटेंड कर ही रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनका टारगेट है यूपीएससी 2027, कुछ बिगिनर्स जिनका टारगेट है 2028 का यूपीएससी, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बस क्लू चाहिए, मैम क्या होता है, क्या करता है डीएम, आईएएस बन के क्या होता है, क्या हम भी निकाल सकते हैं सिविल सर्विसेज, कितने पेपर देने होते हैं, तैयारी कब से शुरू करनी होती है, कौन सी बुक से स्टार्ट करना होता है, क्या स्किल सेट चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए। मैं तो कॉलेज में एवरेज था, मैंने तो एक टीयर 3 सिटी के कॉलेज से पास आउट किया है, मैं तो एक मीडियोकर सी नौकरी कर रही हूँ, क्या मैं भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वालिफाई कर सकती हूँ? देन दोज हु कैनॉट क्विट देयर जॉब। आज का वेबिनार हमने स्पेशली उन लोगों के लिए रखा है जो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते। चलो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। लेट्स से इस वेबिनार के बाद आपने तैयारी की, आपने सही गाइडेंस ली और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया।
और तब आपके पास एक चॉइस आती है कि आपको नौकरी से 6 महीने का ब्रेक लेना है। क्या आप तब ब्रेक लेने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, या फिर मैं अगर आज आपको बोलूं कि देखो ये वेबिनार भूल जाओ, मेरा गोल ये है आपको समझाना कि नौकरी छोड़ो और यूपीएससी की तैयारी करो, नौकरी के साथ नहीं कर पाओगे, क्या चूज करोगे? पहले वाली सिचुएशन जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है और मेंस और इंटरव्यू के लिए छुट्टी लेनी है, या दूसरे वाली सिचुएशन जिसमें आज ही सलोनी खन्ना मैम आपको आके कह रही है कि नौकरी छोड़ दो? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। फर्स्ट सिचुएशन, ऑल राइट। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं आज ही छोड़ देंगे मेरे कहने पे नौकरी, प्लीज मेरे कहने पे नौकरी मत छोड़ना, आई एम श्योर इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट any logical person would opt for situation one. So what I'm trying to tell you from the scenario is कि अगर आपका सबसे बड़ा डाउट यही है कि मैम नौकरी छोड़े या नहीं छोड़े, तैयारी करनी है, तो ये डिसीजन जब आप प्रीलिम्स की तैयारी तक पहुंच जाएंगे, या आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, या प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, तब आपके लिए लेना इजी होगा। देखिए, आप सब लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, आप सब लोग कंपनीज को रन कर रहे हैं, आप सब लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। मेरा गोल एज योर मेंटोर, एज गाइड, एज समबडी एल्डर टू यू इज टू हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन। मैं बस आपको फ्रेमवर्क्स दे सकती हूँ राइट स्ट्रैटेजी बनाने के, राइट डिसीजन लेने के, और यही कोशिश है कि जो ये आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि मैम नौकरी अभी छोड़ दें, मुझे लगता है इस डिसीजन को पोस्टपोन कर देंगे तो हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अब जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, WPs, क्या गलतियां करते हैं वो? जैसा कि मैंने बताया, फुल टाइम एस्पिरेंट्स के साथ दौड़ में हो जाते हैं कि अरे जो वो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा हमको, कंपटीशन सबका सेम है, उनका और हमारा सेम है। 1,000 बच्चा जो सिलेक्ट होता है 10 लाख फॉर्म भरने के बाद, उन 1,000 लोगों की सबकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती। हाँ, कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, मैम टॉपर्स में क्या कॉमन ट्रेट्स होते हैं, या पेरेंट्स पूछते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं कि हम ऐसा क्या करें अपने बच्चे में कि IAS बन जाए। यस, देर आर सम कॉमन ट्रेट्स, हाउएवर all 1,000 people who get selected follow their own strategies, and it is their individual strategy which leads to their success. बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, Amazon से ऑर्डर कर लिया, कभी आए ओल्ड राजेंद्र नगर तो वहां से खरीद लिया, टेलीग्राम पे नोट्स इकट्ठे किए हुए हैं, ड्राइव्स भरी हुई हैं। ये वाली गलती करते हैं सबसे ज्यादा कौन? WPs। पता है क्यों करते हैं? इनको ना फोमो बहुत ज्यादा होता है। बाकी लोगों को इतना फोमो नहीं होता। जो एस्पिरेंट्स राजेंद्र नगर में रह रहे होंगे उन्हें पता है कि हाँ रोज नई बुक आती है, कोई बात नहीं, आई होगी, मैं तो अपनी बुक ही पढ़ूंगा। इनको फोमो इसलिए होता है क्योंकि इनको लगता है हम तो है ही नहीं उस सर्किट में, हम तो वहां से दूर बैठे हैं ना। वॉट इफ कोई एक ऐसी बुक आ गई होगी जिससे ना पॉलिटी में फुल मार्क्स आ जाते होंगे, वॉट इफ आर्ट एंड कल्चर की कोई ऐसी बुक आ गई होगी जो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत आसान होगी। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी कोई बुक नहीं बनी है। जिस दिन ऐसी बुक्स बनने लग जाएंगी उस दिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो प्रेस्टीज है, जो कंपटीशन है, वो फिजल आउट कर जाएगा। तो ऐसी बुक्स बन ही नहीं रही हैं, ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो यहाँ के लोगों के पास है और आपके पास नहीं है। तो इस फोमो में जीना प्लीज बंद कीजिए। ये बहुत टेक्निकल चीज है जो अक्सर आपको कहीं कोई बताता नहीं है। जो लोग WPs होते हैं यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ना आंसर राइटिंग को बड़ी लाइटली लेते हैं। दे फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन रीडिंग। ये भी बुक पढ़ लें, वो भी बुक पढ़ लें, नोट्स बना लें। रिकॉल करना और उसको रिप्रोड्यूस करना पेपर पर, ये वाली जो प्रैक्टिस है ये WPs नहीं करते। इसीलिए इस वेबिनार के थ्रू मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आंसर राइटिंग को इतनी देर के लिए मत छोड़िए कि आपके पास टाइम ही ना बचे और आपको समझ ही ना आए कि आंसर लिखना कैसे है। हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है। आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू, बट फॉर यू गाइज इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू स्टे फिक्सेटेड ऑन रीडिंग, नॉट रिप्रोड्यूसिंग। रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप, उसको रिकॉल करना सेकेंड स्टेप है, उसको रिप्रोड्यूस करना पेपर पर वो थर्ड स्टेप है। और ये तीनों स्टेप्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ लिया आपने लेकिन एग्जाम में ब्लैंक हो गए, ज्यादा पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं लिख पा रहे, तो आपका पढ़ना जीरो है। फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता अक्सर WPs के बाद। आज सोचते हैं ये पढ़ लेते हैं, कल सोचेंगे कुछ और पढ़ लेते हैं, और एक शॉर्ट टर्म प्लान फॉलो करते रहते हैं कि बस इस वीक ये खत्म कर लूँ, अगले वीक वो खत्म कर लूँ। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव माइक्रो गोल्स, लेकिन मैक्रो गोल को माइंड में रखना है। अब बात करते हैं कैसे बनाएं ये लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। जनवरी टू अगस्त 2026 आपको फोकस करना है बेसिक्स पर।
आपको ज्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप दिन के 2 घंटे दे सकते हैं, वीकेंड के 6 घंटे दे सकते हैं एट मैक्स। प्लीज वीकेंड पे मूवी देखने मत जाना, प्लीज वीकेंड पे चिल करने मत जाना जब 6 घंटे की पढ़ाई कर लो। 6 घंटे इज ओनली 1/4 ऑफ द डे, तो बाकी 3/4 तब भी आपके पास है अपना वीकेंड। और आईएएस बनने का सपना तो आपका है, आपकी इच्छा थी कि मुझे आईएएस बनना है, और आप ही की इच्छा है या मजबूरी है कि आपको नौकरी करनी है। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये क्लैरिटी लाएं कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप क्या पढ़ने बैठेंगे। जनवरी से अगस्त में हम फोकस करेंगे फाउंडेशन पर और एनसीईआरटीज पर। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम एनसीईआरटीज क्यों पढ़नी है, तो बच्चों की बुक्स होती हैं, स्कूल में पढ़ी हैं, और मेरे को स्कूल वाला याद है, मैं स्कूल में टॉपर थी, मुझे अब मज़ा नहीं आता, एनसीईआरटी से कोई सवाल तो हो नहीं पाता। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये बताओ, कभी कोई बिल्डिंग देखी है जिसकी फाउंडेशन ही ना हो? नहीं देखी ना। एनसीईआरटीज आपकी फाउंडेशन है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन एनसीईआरटी जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ देगी, जितना आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करेगी, उससे आपकी एप्लीकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं कि आप जो एडवांस बुक्स पढ़ें उनको अप्लाई कर पाएं एग्जाम में या एमसीक्यूज आंसर कर पाएं उससे। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात बताओ, आज अगर मैं एक छोटे से बच्चे को गोल दे दूं कि उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो शायद वो नहीं चढ़ पाएगा। पर अगर मैं उससे गोल दे दूं कि आपको 1 किलोमीटर वॉक करना है, मे बी वो ट्राई कर लेगा। इसीलिए प्लीज डोंट मेक लॉफ्टी गोल्स फॉर योरसेल्फ। उससे होता ये है, आप सोचते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, एडवांस बुक की पढ़ूंगा, उठाते हो फिर लगता है तो बड़ा मुश्किल है। छोटी चीजें, आसान गोल से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रेंथन होगा। जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे और देखोगे कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मुझे तो पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मुझे पता है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, मुझे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये जर्नी इतनी बड़ी जर्नी है, इट्स अ मैराथन। आपका कॉन्फिडेंट रहना और आपका खुद में बिलीव करना बहुत जरूरी है इस जर्नी में। देन सितंबर से दिसंबर हम मेंस फोकस प्रिपरेशन करेंगे। अब ये जनवरी से अगस्त में आप क्या कोशिश करेंगे कि आप अपना ऑप्शनल फाइनलाइज कर लीजिए। देखिए, मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि योर ऑप्शनल इज लाइक योर लाइफ पार्टनर। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन वॉट यू पिक, यू कांट गो बैक। डिवोर्स इज अगली हियर ऑल्सो। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम जो भी ऑप्शनल पिक करें, हमें उसे पढ़ने में मज़ा आता हो, वो एक्सेसिबल हो, उसके नोट्स, रिसोर्सेज, टीचर्स, गाइडेंस। और तीसरा, यूपीएससी उस ऑप्शनल को रिवॉर्ड कर रहा हो। प्लीज़ ऐसा ऑप्शनल मत लीजिएगा जिसमें मार्क्स नहीं आ रहे। तो हमें प्रैक्टिकल भी रहना है, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है? यूपीएससी क्वालिफाई करना। तो जनवरी से अगस्त के पीरियड में हम ऑप्शनल अपना फाइनलाइज कर लेंगे और हम मेंस फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब व्हेन आई से मेंस फोकस प्रिपरेशन, इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको वो टॉपिक्स उठाने हैं जो सिर्फ मेंस के सिलेबस में है। सोसाइटी, आईआर, इन पे फोकस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमें रोज 2 आंसर्स लिखने हैं। अब कहोगे मैम पढ़ा तो है नहीं, आता तो है नहीं, कैसे आंसर लिखूं? बिल्कुल सही बात है, उसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये, किसी भी टॉपर की आंसर शीट उठाओ, उसमें से कोई भी 2 आंसर्स याद कर लो और उन 2 आंसर्स को रिप्रोड्यूस करो पहले 1 हफ्ते तक। रोज 2 याद किया करो, फिर उनको लिखो जैसे रट के लिखते हैं ना। फिर धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे कि सोचेंगे इसमें मेरे को क्या आता था, मैं क्या लिख सकता था या लिख सकती थी, फिर हम उसको वैसे अटेम्प्ट करेंगे। आता हो या नहीं आता हो, रोज 2 आंसर लिखने हैं, जितना भी आता है उससे। फर्स्ट वीक के बाद हम टॉपर का एक ही आंसर रटेंगे और एक आंसर खुद लिखेंगे, खुद सोचकर कि इसने कैसे लिखा है हम भी वैसे लिखें। इसने किस फ्रेमवर्क में लिखा है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, डेटा यूज किया है, थिंकर्स को कोट किया है, कोई कॉन्सेप्ट बताया है, कोई न्यूज कोट की है, कोई करंट चीज से रिलेट किया है। ये सारे फ्रेमवर्क्स बनाएंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए हम अलग से एक सेशन कर सकते हैं और हम करेंगे भी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस टाइम फ्रेम में आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर जनवरी से फेब 2027 हम वापस से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे। हम रिवीजन करेंगे अपने प्रीलिम्स के नोट्स की, जो भी हमने किए हैं, और हम टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। जब ये फाउंडेशन और एनसीईआरटीज का फेज था, इस फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका कंपास होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, गलत डायरेक्शन में। तो कम व्हाट मे, वट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, प्लीज कीप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन योर टेबल, ऑलवेज रेफर टू देम। आपको कोई भी डाउट है, यू डोंट नीड मी, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन, यू जस्ट ओपन योर PYQs
एंड यू सी वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सवाल आएंगे, मेरी कितनी तैयारी है, क्या मैं आंसर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये सारे जवाब आपको PYQs देंगे। जब हम इस फेज में आ जाते हैं तो हम फोकस करते हैं मॉक टेस्ट पे, रिविजन पर और पूरी प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन पर। अब ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वीकडेज पर 2 से 3 घंटे देने हैं। देखो अब आप सोचो नहीं मैम मैं तो ना 5 बजे आ जाता हूँ ऑफिस से, तो मैं तो 5 घंटे दे सकता हूँ। अगेन लॉफ्टी गोल्स नहीं बनाने, अचीवेबल टारगेट्स बनाने, उन्हीं पर फोकस करना है। कोई बात नहीं, पहले एक हफ्ता 3 घंटे करो, 2 घंटे करके तो दिखाओ, उसके बाद कर लेना 4 आवर्स, कोई रोक थोड़ी रहा है। इसीलिए पहले छोटे गोल्स बनाते हैं। तो हम 2-3 फोकस आवर्स देंगे। वीकेंड पे हम ट्राई करेंगे कि हम 6 से 8 घंटे दें। ऐसा नहीं है कि आप 6 से 8 घंटे देंगे तो आप कुछ और नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं अगर आप रूटीन फॉलो करें, यू वेक अप अर्ली, यू गिव योर टाइम, तो आप ये कर पाएंगे। अब एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है, मैंने यहाँ पर भी राजेंद्र नगर में भी एस्पिरेंट्स के साथ देखा है, मैम मैं तो पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। आपको पता है ऐसे कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है एग्जाम हॉल में? ब्लैंक आउट। एग्जाम के टाइमिंग्स क्या है? मॉर्निंग, एग्जाम रात को तो होता नहीं। अब लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ आपको एक मैराथन के लिए ट्रेन करना है, मैंने आपकी ट्रेनिंग तो प्लेन्स में की, लेकिन आपको मैराथन रन करने के लिए माउंटेन्स में भेज दिया, क्या आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। इसीलिए यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम सुबह है, वी नीड टू स्टार्ट आवर डे अर्ली। आप रात में कितना भी पढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रात में पढ़ते हैं आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो रात में एक्टिव रहे, बट जब आप सुबह पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो सुबह एक्टिव रहे। अब एग्जाम निकालने के लिए रात में पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम मॉर्निंग में होगा। मॉर्निंग में अगर आपके ब्रेन को ट्रेनिंग नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलो अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव अ स्मॉल सन एंड आई एम न्यू टू मदरहुड एंड आई एम फिगरिंग थिंग्स आउट विद हिम। और मुझे रियलाइज़ हुआ मैं बहुत परेशान थी कि ये खाना नहीं खाता और वेट अप्रोप्रिएटली गेन नहीं कर रहा, इसके माइलस्टोन्स सही हैं या नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर मदर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक प्रॉब्लम है, इसका जो स्केड्यूल है, जो रूटीन ये फॉलो कर रहा है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रात को लेट सो रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, और उसके चलते उसकी सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। सेम यहाँ पर है, हम जिस तरह की ट्रेनिंग करेंगे उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये वाली ट्रेनिंग जल्दी उठने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग। हार्डली कोई टॉपर आपको बताएगा कि अरे सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है, सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन में ही नहीं, अदरवाइज भी। जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है हम वैसी ट्रेनिंग करें। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तो एक दिन में 10 घंटे पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, हर दिन 2 घंटे पढ़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, अब स्टडी ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑल राइट, स्टडी ऑर्डर में जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट की। ये लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, मुझे देने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये मत सोचना कि मैं तो 3 बुक्स पढ़ूंगा और मैं पॉलिटी में पीएचडी कर लूंगा और मेरी पॉलिटी ऐसी होगी कि पॉलिटी का तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा तो बस उसी से मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे सवाल होंगे जो या तो आप गलत करेंगे, आपको नहीं आते होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज हो, चाहे वो मेंस की स्टेज हो, चाहे वो इंटरव्यू की स्टेज हो। तो प्लीज ऐसी लॉपसाइडेड प्रिपरेशन मत कीजिए। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए, हर सब्जेक्ट की एक एडवांस बुक पढ़िए। बुक्स इकट्ठी मत कीजिए, आपको बुक सेलर नहीं बनना है, आपको पढ़ना है और वो एक बुक से भी किया जा सकता है। एंड अगेन ऐसी कोई बुक नहीं बनी है जो आपको मैजिकली तैयारी करा दे। देयर इज नो मैजिकल बुक आउट देयर, सो प्लीज ट्रस्ट द सोर्सेज दैट यू हैव। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले दिन से ही पढ़ना है। लोग सोचते हैं पहले प्रीलिम्स का पढ़ लेता हूँ फिर ऑप्शनल की तैयारी करूंगा, नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि आप फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है, आप उस ऑप्शनल की बेसिक बुक्स, उस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस ऑप्शनल का ट्रेंड, उस ऑप्शनल की टॉपर की कॉपीज, ये सब पर भी फोकस करेंगे। आपको वीक में 2 दिन कम से कम अपना ऑप्शनल पढ़ना है वीकडेज पे, तभी जाकर आप अपने ऑप्शनल को कवर कर पाएंगे। देन डेली करंट अफेयर्स। अब देखिए मैं नॉर्मली कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट आपके केस में टाइम इज वेरी स्कार्स।
तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, ट्रैवलिंग में या कहीं भी, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो रोज़ पढ़िए। करंट अफेयर्स में अच्छे सोर्सेज को रेफर कीजिए, जहाँ पर से भी आपको समरी मिल सकती है वो समरी लीजिए। सिर्फ वीडियो देखकर मत रुक जाइए, रीड दोज करंट अफेयर्स। आप वीडियो भी देख सकते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू इधर रीड और राइट सो दैट इट गेट्स रजिस्टर्ड। सिर्फ वीडियो देखकर क्या होता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन रिकॉल करने की एबिलिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स में। तो चाहे वो मंथली मैगजीन के थ्रू या जो भी वेरिड तरीके हो सकते हैं, आप उससे बिल्ड कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे करेंगे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी। जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। मतलब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप ये सिर्फ ये याद नहीं रखेंगे कि अच्छा अकबर किस टाइम पर आया था, कौन से ईयर पर आया था। नो, आप ये याद रखेंगे कि अकबर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। आप सिर्फ ये याद नहीं रखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स कौन कौन से थे। आप ये याद रखेंगे कि क्या ट्रेंड्स थे उनके। तो आप उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। और नोट्स जो बनाते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ, एक हैक है, आपकी हर एनसीईआरटी बुक के जो नोट्स हैं वो 2 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब आप बोलोगे मैम इतनी बड़ी बुक 2 पेज में? यस, क्योंकि जब आप मेंस में अपीयर करेंगे आपके पास 2 घंटे होंगे 2 एग्जाम्स के बीच में। आपके नोट्स इतने क्रिस्प होने चाहिए कि आप उनको क्विकली रिवाइज कर पाओ। इसीलिए जो भी नोट्स बनाएं वो शॉर्ट और रिवाइजेबल बनाएं। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें जैसा कि मैंने आपको समझाया, और मंथली प्रीलिम्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। जिस दिन से भी आप तैयारी शुरू करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये सब मंथली तो कीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन तो रोज देखना है, बट खुद बैठकर एक टेस्ट फॉर्मेट में या एक मॉक के तरीके से उसे सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको नहीं आता होगा। लेट्स से आपने 100 क्वेश्चंस का एक पेपर उठाया, अब आप कह रहे हो मैम मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आपने उसमें सब कुछ गलत कर दिया, 100 के 100, बट वेन यू रीड आंसर्स ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस, आपके 100 टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ये पावर है मॉक टेस्ट की, या ये पावर है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो सिर्फ उसको गेम की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, हमको उसको पढ़ना है कैसे कि ये 100 कॉन्सेप्ट मेरे रेडी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आंसर राइटिंग जो है हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और हम 1-2 आंसर्स डेली करेंगे। इनिशियली इतना काफ़ी है, ऑफ कोर्स आगे के लिए एडवांस तरीके से करना पड़ेगा हमको। हम स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और रेलेवेंस पे फोकस करेंगे, और हम क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे। क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मम्मी ने पूछा आज कितना पढ़े? मम्मी मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे से बैठा हुआ हूँ। 6 घंटे में क्या पढ़ा? उससे भी ज्यादा जरूरी, जो पढ़ा उसमें से कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। उससे भी ज्यादा जरूरी, जो रिकॉल कर पा रहा हूँ उसमें से लिख कितना पा रहा हूँ। तो प्लीज क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा, क्वांटिटी पे नहीं। किसी ने कहा मैम फिलोसफी ले लूँ ऑप्शनल, ये ले लूँ कुछ, कैन यू ऑल्सो रिलीज दिस वीडियो? यस यस, वी विल डू दैट। चूज ऑप्शनल बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 क्राइटेरिया बताए थे मैंने आपको ऑप्शनल चूज करने के। ऑप्शनल आपका लाइफ पार्टनर है, सबसे पहला क्राइटेरिया। रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और तीसरा यूपीएससी उस ऑप्शनल को रिवॉर्ड कर रहा है नहीं, ये आपको एक ट्रेंड देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। ऑप्शनल प्रीलिम्स 2027 से पहले कंप्लीट कर लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस के बीच ऐसी रेस होती है, मतलब जितना भी पढ़ लो लोगों को कम लगता है। तो प्लीज अपने ऑप्शनल को तब तक के लिए मत छोड़िएगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो WPs होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर देखेंगे ऑप्शनल के बारे में। क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स निकलने से अगर यूपीएससी आपको अवार्ड दे देता, या सर्विस मिल जाती, या कोई मार्क्स मिल रहे होते, क्रेडिट मिल रहा होता, तो समझ आता। सिर्फ प्रीलिम्स निकालकर आप बस अपनी इन्फ्लेटेड सेल्फ ईगो को बूस्ट कर सकते हैं कि मैंने तो प्रीलिम्स निकाला है, मैंने 4 प्रीलिम्स निकाले। एक्चुअल में रियल लाइफ में उससे कुछ नहीं होगा। तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू रियली वांट योर एफर्ट्स टू पे ऑफ, आपको ऑप्शनल की तैयारी प्रीलिम से पहले खत्म कर देनी होगी, और आपको इन तीनों स्टेजेस को इंटीग्रेटेड तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ऑप्शनल मेक और ब्रेक कर सकता है, हम सब जानते हैं। इतने सारे लोग हैं जो ऑप्शनल की वजह से लटक जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब बात करते हैं ये जो हम कर रहे हैं, गाइडेंस, मेंटोरशिप, ये क्यों जरूरी है। आज जो चीजें मैंने आपको बताई, वो चीजें सालों के एक्सपीरियंस से आई हैं, वो चीजें हजारों टॉपर्स से मिलकर आई हैं, वो चीजें लाखों कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन को देखकर आई हैं। अगर आप
एक मेंटोर में ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मेंटोरशिप लेते हैं, उससे आप टाइम सेव करते हैं और गलतियां, दूसरों की गलतियों से सीख पाते हैं, अपनी खुद की गलतियां करने का वेट नहीं करते। पर्सनलाइज प्लान एज पर योर जॉब स्केड्यूल, आपको ये मिल जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लिए बेसिक स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं होती, आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं हो, आप फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हो। रेगुलर कोर्स करेक्शन, कौन बता रहा है आपको ऑफिस में कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? खुद से तो समझ नहीं आता है, फोमो भी है कि हमारा तो पीयर ग्रुप नहीं है या हम तो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, टेलीग्राम पे थोड़ी कोई बता रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर कोर्स करेक्शन हो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी, आपने कितना पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा, 15 दिन से नहीं पढ़ा क्योंकि क्लोजिंग थी मार्च में, 15 दिन से नहीं पढ़ा क्योंकि ट्रिप पे जाना था, ये वाली अकाउंटेबिलिटी किसको दोगे? ये अकाउंटेबिलिटी आती है मेंटोरशिप से। आएंगे कुछ दिन जब लगेगा नहीं हो पाएगा, कुछ दिन आएंगे जब लगेगा ठीक है आईटी की जॉब ही कर लेते हैं, कुछ दिन होंगे जब लगेगा कि बहुत मुश्किल है, ब्रेक ले लेते हैं, अगले साल का अटेम्प्ट सोचेंगे। इन डेज में मेंटोरशिप रोल प्ले करती है। तो इस वेबिनार से आई होप मैंने आपको एक क्लियर रोड मैप दिया है 2027 का, रियलिस्टिक डेली और ईयरली प्लान दिया है, रिसोर्सेज की क्लैरिटी दी है और शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है कि आप अपने आप में बिलीव कर पाएँ और आप समझ पाएँ अपनी स्ट्रेंथ को, और अपने आप पर मर्सी करने की बजाय, अपने आप से एम्पथाइज सिंपथाइज रादर करने की बजाय आप समझ पाएँ कि आपके पास जो पावर है वो फुल टाइम एस्पिरेंट्स के पास नहीं है, और आप चाहें और सही डायरेक्शन में काम करें तो आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना नाम लिस्ट में पा सकते हैं। सो प्रिपेयर विद द जॉब एंड प्लान लाइक अ टॉपर। हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वेबिनार। प्लीज शूट योर क्वेश्चंस, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। ऑल राइट मैम, एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल्स? अनुभव, हम अक्सर वेबिनार करते हैं उन लोगों के लिए भी जो नहीं है वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आप उस वेबिनार को ज्वाइन कीजिएगा। मैम, हाउ टू रिवाइज आफ्टर कंप्लीटिंग अ सब्जेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, आप उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाइए, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, आप देखिए आप उसमें से क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं, फिर देखिए क्या नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। फिर जब आप रिविजन करेंगे, अपने नोट से रिविजन करेंगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आप नहीं रिकॉल कर पा रहे। तो आपकी रिविजन में पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, और एक तरीका और भी है रिवाइज करने का, आपने कुछ पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, बुक बंद कर दो, उसके बाद सोचो मैं कितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा था। ये एक्टिविटी 2 3 4 बार करो। इस एक्टिविटी से इवेंचुअली आपकी रिकॉल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी रिविजन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। टाइम मैनेजमेंट टिप्स हमने दिया आपको। टाइम मैनेजमेंट टिप्स, सबसे पहला इनर्शिया हटाइए, दूसरा जो भी ऐसे वाले डिसीजंस हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पर अपनी टाइम और एनर्जी को सेव कीजिए, और लास्टली सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए जिससे आप खुद की गलतियाँ खुद ना करें और आपके पास टाइम हो जिसको आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाएँ। ऑल राइट मैम, इज इट ओके टू डू सेल्फ प्रिपरेशन? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फ प्रिपरेशन करने में, बिल्कुल कर सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन में कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आप अपनी गलतियां खुद करते रहते हैं, आप अपने एक बबल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आपकी गलतियों को सुधारने वाला कोई नहीं होता, आपको सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता, आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीख सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आपने एक चैप्टर 10 दिन में पढ़ा या 10 घंटे में पढ़ा, ये चेक करने वाला कोई नहीं है। जब आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहे और किसी तरह की हेल्प ले रहे होते हैं, तो आपको पता है संडे को टेस्ट देना है, 1 मंथ में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 2 महीने बाद इस टेस्ट के लिए अपीयर करना होगा। व्हाट इफ सर ने क्लास में पूछा, सर तो आगे निकल गए, मेरा सिलेबस तो पीछे है। तो ये गाइडेंस बस मिनिमली हेल्प करती है। देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, किसी भी तरह की गाइडेंस आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकती, बट अच्छी गाइडेंस जर्नी को ईजी कर सकती है। सिर्फ इतनी सी बात है। Suggest 3 best optional, though I can't be biased, but if I have to suggest 3 best optionals, anthropology, sociology, PSIR, provided you have interest in them. PYQ कैसे करें, थोड़ा elaborate कीजिए, इसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे। देखिए, जिनकी जॉब समडे आफ्टर 12 समडे आफ्टर 8 है, आपके लिए अलग स्ट्रगल है, मैं समझ सकती हूँ। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना स्वीट स्पॉट। आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, जिस दिन
12 बजे है उस दिन के लिए एक प्लान बनाइए, जिस दिन 8 बजे है उस दिन के लिए एक प्लान बनाइए. मे बी यू कैन एक्सप्लोर डूइंग दैट. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू. अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई तो प्लीज़ चैट बॉक्स में जय हिंद लिखिए. और आई होप टू सी यू ऑल डूइंग वेरी वेल. और हम ऐसे वेबिनार्स करते रहेंगे जिसमें हम आपकी हेल्प करते रहेंगे. हम आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स देंगे, गाइडेंस देंगे. हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी अपना बेस्ट दे पाएँ इस एग्ज़ाम में, और आप सब लोग भी अपना ड्रीम पूरा कर पाएँ IAS बनने का. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगले वेबिनार में. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम.